बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस व्लॉगिंग चैनल पर मैं आपके साथ बहुत सी कहानियाँ शेयर करती हूँ, जिनमें कुछ सबक आमोज़ कहानी होती हैं और कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं। आज जो स्टोरी मैं लेकर आपके लिए आई हूँ, ये अब्दुर्रहमान नामी शख्स की कहानी है, जिसने अपना मुल्क छोड़ा, जो बाहर के मुल्क गया इस ख्वाहिश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अपने घर वालों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो ला सकेगा, उनको अच्छा मुस्तकबिल दे सकेगा। लेकिन ये सफ़र इतना ख़तरनाक सफ़र था कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने अपने घर वालों को फ़ोन करके कह दिया कि मुझे नहीं मालूम कि हम ज़िंदा बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो। ये अब्दुर्रहमान जो है, इसकी कहानी और यूरोप का जो सफ़र और जो लोगों ने इसको सुहाने ख्वाब दिखाए, तो दरअसल होता क्या है, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो इल्लीगल तरीक़ों से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग कामयाब भी हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि कहीं कश्तियाँ उलट जाती हैं, कहीं लोग जंगलों में फंस जाते हैं, कहीं लोग रास्तों में मर जाते हैं। इसकी कहानी जो है ये एक आई ओपनर है, तो इस कहानी को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि वो जो आपको दिखाए जाते हैं ना रास्ते, कि आपको समंदर के रास्ते ले जाएंगे, रात के अंधेरे में ले जाएंगे, लेकिन वहाँ रास्ते में उनके साथ क्या कुछ होता है, ये कहानी जो है अब्दुर्रहमान ने सुनाई। वो कहते हैं कि जब मैं जंगल के उन तारीख दिनों को याद करता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ आज भी, और इस वाक़े को अब 6 माह हो चुके हैं, लेकिन अब भी मैं रातों को सोते से उठ जाता हूँ, मेरी चीख निकल जाती है जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ। वो कहते हैं कि ये अभी दिसंबर की बात है और सर्दियों के दिन थे और भारी बर्फबारी में मैं गिर भी गया और मैं बेहोश हो गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो कहते हैं कि मैं सफ़र मज़ीद जारी नहीं रख सकता था, मेरी टांग मज़ीद सफ़र को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब ये सफ़र क्या था, वो क्यों यहाँ से मूव कर रहा था, यूरोप की तरफ जाना चाह रहा था। सरहदी मुहाफ़िज़ जो है उसे मशरक़ी यूरोप के दोनों ममालिक के दरमियान कभी आगे कभी पीछे धकेलते थे। जब वो आगे पहुँच जाते थे तो वो उनको वापस भेज देते थे, और जो पीछे वाले थे वो उनको आगे भेज देते थे, और ये उन दो सरहदों के दरमियान के इलाके में ऐसे भटक रहे थे जैसे बदरूहें हों। देखिए, इन ममालिक के भी मसाइल हैं, बहुत से लोगों को ये वेलकम करते हैं, जैसा कनाडा जो है, बहुत से ऐसे लोग जिनके मसाइल हैं, जिनको ऐसी बरादरियाँ हैं जिनको अपने ममालिक में बहुत ज़्यादा सऊबतों का वो शिकार है और मसाइब का शिकार है, तो उनको वो अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। लेकिन उसके भी तरीके होते हैं। एक और फैमिली, उसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से अपने बच्चों के साथ समंदर से उनकी लाशें मिलती हैं अमेरिका और कनाडा की सरहद के दरमियान। लेकिन इस वक्त ये जो सफ़र आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फिर इनके साथ होता क्या है। जब ये वहाँ तक तो पहुँच गए किसी न किसी तरह दरियाओं समंदरों का सफ़र करते करते, लेकिन उसके बाद जब इन दो सरहदों के दरमियान वो पहुंचे तो यहाँ पर पीछे के सरहदी जो मुहाफिज है वो उनको आगे की तरफ धकेल देते थे और आगे वाले उनको पीछे धकेलते थे, क्योंकि उनके भी अपने कुछ मसाइल थे। वो क्या थे, डिटेल में आपको आगे बताती हूँ। मुख्तसर इतने से मसाइल हैं कि दहशतगर्दी के बहुत से चांसेस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो नहीं ये कर सकते कि किसी इतने बड़े गिरोह को अपने मुल्क के अंदर आने दे जिनके भेस में कोई स्पाई, कोई जासूस भी अंदर दाखिल हो जाए और उनके मामलात को ख़राब करे। तो ये उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, और ऐसा करते हुए वो बहुत ही जालिम भी हो जाते हैं और बहुत बेहिस भी हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि यूरोप पहुंचना एक मौत का सफ़र था, लेकिन ये वो सफ़र था जो उन्होंने अपने घर वालों की अच्छे मुस्तकबिल के लिए तय किया और सोचा कि ये मैं सफ़र इख्तियार करूँगा। अब वो कहता है कि हमने इतना सफ़र किया, जंगलों का, पहाड़ों का, दरियाओं का, कि अब मेरी टांगें जो है वो बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। यूरोप जाने के लिए निस्बतन आसान रास्ते की हमें ज़रूरत थी, अब्दुर्रहमान बताते हैं। वो कहते हैं कि फ़ेसबुक अकाउंट के ऊपर बहुत सी हमें पोस्ट जो है वो मिलती थी, वीज़ों के हवाले से मिलती थी, और ख़ास तौर पे रूस के वीज़ों के हवाले से, और स्मगलर्स के ज़रिए यूरोप पहुंचाने की सहूलत फ़राहम करने का दावा करने वाले इन्हीं लोगों में से एक गिरोह के साथ मेरा राब्ता होता है। और फिर मेरे कुछ दोस्त भी थे जो पहले ऐसा सफ़र कर चुके थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि शायद वो ये सफ़र कर चुके थे, वो कामयाब हो गए थे, तो वो शायद उन सऊबतों को, उन मुश्किलों को भूल गए थे, या शायद उन्होंने इतनी सऊबतें ना बर्दाश्त की हों। लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये मामला बहुत संगीन है। जो मेरे दोस्त बताते हैं ये उसके मामले में बहुत ज़्यादा संगीन मामला है। अब तारकीन सफ़र जो थे, वतन जो थे, वो सफ़र में इतने कम दर्जा हरारत में सोने पर मजबूर थे कि कई दफ़ा सुबह जब उठते थे तो वो कहता है कि हमारी टांगें जो है वो बिल्कुल जवाब दे गई होती थी, जैसे सुन हो गई हैं। कई दफ़ा हमें खौफ आता था कि हम चल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अब ये नवंबर दिसंबर के महीने थे, आपको पता ही है, और इन इलाकों में फिर सर्दी का क्या आलम होता है। अब नवंबर में वो कहते हैं कि बेलारूस से यूरोपीय यूनियन के लिए हम दाखिल होने की हमने 3 बार नाकाम कोशिश की, और कई दीगर अफराद ने भी पहुंचने की कोशिश की हमारे साथ। जंगलों में 30 इंच बर्फ़ थी, कई किलोमीटर हम पैदल चलते रहे, खाने पीने की चीज़ें जो है हमारे पास बहुत कम हो चुकी थी। हम सर्दी से कांप रहे थे, जब हम चलते थे तो हम थोड़ा सा गर्म हो जाते थे, लेकिन जब हम बैठते थे तो हमें अपने कपड़े बर्फ़ से भीगे हुए महसूस होते थे। ये वो एहसासात थे
ये वो तकालीफ थी जिनसे वो गुजर रहे थे। वो कहते हैं कि जब हमारे पास पानी ख़त्म हो गया तो हमने पानी के लिए बर्फ़ के गोलों को प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। हम बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, यहाँ तक कि हमने अपने घर वालों को पैगामात भी भेजे कि वो हमें माफ़ कर दें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम ज़िंदा लौट आएंगे। वो कहते हैं कि वो चीख मुझे अपनी माँ की याद है, जिस वक्त उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम जाओ, ये कैसा मुस्तकबिल तुम हमें देना चाहते हो जिसमें तुम ही हमारे साथ नहीं हो, वो कैसा मुस्तकबिल होगा जिसमें तुम्हारी मोहब्बत हमारे साथ नहीं होगी। और वो कहते हैं कि उस वक्त मेरी आंखों में इतने आंसू आए और मुझे उस तकलीफ़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि वो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी जो मैं अपने माँ बाप के साथ उस छोटे से गाँव में गुजार रहा था। मुझे ऐसा क्या मेरे पे मुसीबत आफ्ताब आई थी कि मैं उफ्ताद आई थी ऐसी क्या कि मैं वहाँ से चल पड़ा और मैं इस रास्ते पर चल पड़ा। मैंने ये जो कोशिश की, ये मैंने कितनी गलत कोशिश की। और अपनी माँ की वो चीख और उनकी हसरत, उसको सुनकर मुझे और तकलीफ़ हुई। अपने मरने से ज़्यादा अपनी माँ को अपने मरने का गम देने की तकलीफ़ जो थी वो मेरे ऊपर हावी हो गई थी। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे, यहाँ तक कि हमने घर वालों को फ़ोन कर दिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि सफ़र में कुछ अरसे तक साथ रहने वाले एक और दोस्त थे मेरे, और वो शामी थे, अस्साम उनका नाम था। वो कहते हैं कि उन्होंने हफ्तों उनके साथ जंगल में वक्त गुजारा, और जैसे ही वो हदूद में लिटरिया के दाखिल होने लगे तो मुहाफ़िज़ ने उन्हें वापस बेलारूस की तरफ धकेल दिया। और यही कुछ हमारे साथ बहुत अरसे तक होता रहा। उसके बाद वो कहते हैं कि उन अफसरान को हम कहते रहे कि हमें हमें अंदर जाने दो, और उसके बाद बेशक आप हमें ले जाना, आप हमसे पूछगिछ करना, आप हमसे जिस तरह की भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो, लेकिन हमें आने दो वरना हम इन जंगलों में मर जाएंगे। उसके बाद तो कहते हैं कि जो लिटिया के सरहदी मुहाफ़िज़ थे उन्होंने उन्हें हिरासत में लिया, एक खेमे में उन्हें रखा, जिसके बारे में अब्दुर्रहमान बताते हैं कि वो बहुत ही गंदा और भीड़ वाला था। और अब्दुर्रहमान का अंदाज़ा है कि ये जगह उनके मरकज़ी दफ्तर से चंद घंटों के फासले पर थी। उनका कहना है कि सरहद पार से वापस ले जाने से पहले लोगों को खेमों में चंद घंटों से लेकर 2 दिन या महीनों तक भी रखा जाता था। इसमें बैतुल खला नहीं था, ना पानी था, ना कुछ और था, और बग़ैर इजाज़त के हमें खेमे से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। और ये एक बहुत ही तहक़ीर आमेज़ सलूक था, ज़िल्लत आमेज़ सलूक था कि आप अगर वॉशरूम के लिए जाना चाहते तो आप नहीं जा सकते, आपको वहीं पे रहना है। आप बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत का सामना कर रहे होते हैं ऐसे हालात में। उसके बाद तो कहते हैं कि अफसरों ने उनकी टांगों पर डंडों से ज़ख्म लगाए और उन्हें सरहद पार फिर वापस धकेल दिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि आखिरकार हम सरहद पार करते हुए बेहोश हो गए। जब होश में आए तो खेमे में हम मौजूद थे और सिपाहियों ने हमें उल्टा लटका दिया था, और ज़ख्मों पर उनकी टांग पर ज़ख्मी टांग पर 6 सिगरेट सुलगाए गए। उन्हें तकरीबन 2 हफ्ते तक खेमे में रखा गया, और जनवरी के अवाइल में जब उनकी सेहत बिगड़ गई तो बिल आखिर उन्हें एक करीबी अस्पताल में डाल दिया गया। सरहदी एहलकारों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। एक 16 साल लड़के और एक नौजवान खातून को पीटते हुए उन्होंने देखा उनको वहाँ पर, यानी कि औरतों को और बच्चों को भी वहाँ पे पीटा जा रहा था। और जब उनको टोका गया कि वो औरत को क्यों मार रहे, तो कहते हैं कि उसको छोड़कर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब बेसिकली मसाइल जो हैं वो इनके यही है कि हाइब्रिड वॉरफेयर का एक ज़माना है, और वो ये समझते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ बहुत से ख़तरनाक लोग जो है वो हमारी सरहद जो है पार करके आ सकते हैं, इसलिए वो उनको कबूल करने की ज़िम्मेदारी नहीं लेते और उनको वापस धकेल देते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारी तरफ से ऐसा गैर इंसानी सलूक नहीं किया जाता। लेकिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि उसके बाद किसी तरह से हमें एक मदद मिलती है, और ये मदद जो है ये ऐसी नहीं थी कि जिसने हमें सरहद पार कराई, बल्कि रज़ाकार जो थे हमने उनको एक ख़त जो है वो पहुंचवाया। और वो कहते हैं कि जब हम बिल्कुल मायूस हो गए तो हमने मदद के लिए रज़ाकारों से रब्ता किया, और इन रज़ाकारों ने फिर यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक़ में मुकदमा दायर किया। फिर एक अबूरी हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें लिटिया की हुकूमत से कहा गया कि आर्जी तौर पर इनको कबूल करें और इन्हें इंसानी इमदाद फराहम करें, और इसके बाद इनको सरहद जब वो पहुँचे फिर उनको वापस अगर भेजना भी है तो तरीके से भेजा जाए। वो कहते हैं कि हमने 2 घंटे वहाँ सरहद पर इंतज़ार किया और हमें ऐसा लगता था कि हमें कभी कोई लेने नहीं आएगा, और आखिरकार हम कांपते हुए बर्फ़ पर गिर पड़े, हम सदमे में आ गए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आखिरकार रज़ाकारों, सहाफ़ियों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की ख़ुसूसी इजाज़त की वजह से हमें वहाँ दाखिल होने की इजाज़त तो दी गई, लेकिन उसके बाद हमें फ़ौजदारी मुकदमे का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा पहलू ये था कि हमें थोड़ी बहुत मदद मिली, लेकिन उसके बाद हम लोगों को गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की वजह से वहाँ पे हमें पनाह तो नहीं मिली, लेकिन हमें बाहिफाजत एक यूरोपीय मुल्क हमें पहुँचा दिया गया, और वहाँ से हमें वापसी के रास्ते पहुँचाया गया। लेकिन जल्द ही वो कहते हैं कि मैं हॉलैंड चला गया जहाँ पे उनके भाई थे, और वहाँ तक मुझे पहुँचा दिया गया। हॉलैंड तो मैं वैसे भी जा सकता था, उनका कहना था, लेकिन
یہ سفر اتنا تکلیف دہ تھا جس نے ہمارے ہوش ٹھکانے لگائے اور ہمیں بتایا کہ ایسا آسان نہیں ہے، مستقبل تو وہی خوبصورت ہے جو اپنوں کے ساتھ ہے۔ تو اپنوں کو اتنا پریشرائز نہ کریں کہ وہ باہر جانے کے لیے ہر طرح کا رسک لینے کو تیار ہو جائے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔